चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एडवांस रूलिंग वाला चैप्टर करने वाले हैं। इसके भी दो पार्ट होंगे हमारे पास। पहले पार्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड सेकंड पार्ट में हमसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जस्ट अ मिनट, हमारे पास सेक्शन 95 से लेके 106 तक के सेक्शंस एडवांस रूलिंग वाले चैप्टर में कवर्ड होते हैं। सेक्शन 95 आपके पास बात करेगा डेफिनेशन की कि एडवांस रूलिंग होता क्या है। एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस में जजमेंट ले लेना। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। डिसीजन प्रोवाइड बाय डबल ए आर ट्रिपल ए आर। डबल ए आर का मतलब हो गया अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और ट्रिपल ए आर का मतलब हो गया अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है, वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड किया जाएगा डिसीजन किसके ऊपर, ऑन द 7 क्वेश्चंस। जो 7 क्वेश्चंस आएंगे उनके 7 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एप्लीकेंट को इसका डिसीजन प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेंट कौन होगा यहाँ पर? एप्लीकेंट यहाँ पर होगा जो रजिस्टर्ड बंदा है या जो बंदा डिजायर है टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, डिजायरस है टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है नोट में। एप्लीकेंट मीन हु आर रजिस्टर्ड और डिजायर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, ओके। अपील की जाएगी टू ट्रिपल ए आर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डबल ए आर। मतलब जो डबल ए आर के ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील की जाएगी, किसको की जाएगी? ट्रिपल ए आर को। डबल ए आर का क्या मतलब है यहाँ पर? डबल ए आर का मतलब है ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ट्रिपल ए आर का मतलब है यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है, ओके। सेक्शन 95 हमारा खत्म होता है डेफिनेशन से रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 96 की। सेक्शन 96 बात करेगा डबल ए आर की रिगार्डिंग कि डबल ए आर क्या होगी। सबसे पहले इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डबल ए आर। डबल ए आर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आएगा? ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ओके। स्टेट एस जी एस टी एंड यूटी प्रोविजन, मतलब जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा वो किसके प्रोविजन के तहत काम करेगा? जो भी स्टेट और जो यूटीजीएसटी में जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे उसके प्रोविजन के तहत काम करेगा डबल ए आर। सेम अथॉरिटी विल वर्क ऑन द सेंटर, मतलब सेंटर में भी वही काम करेगी। मतलब कुल मिला के स्टेट के तहत डबल ए आर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सेंटर में भी सेम वही अथॉरिटी काम करने वाली है। ठीक है, ओके। ये सेक्शन 96 भी हमारा खत्म हो जाता है। सेक्शन 97 एलिजिबल क्वेश्चंस या फिर मैटर्स। 7 क्वेश्चन, ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पर डबल ए आर को एप्लीकेशन करेंगे। रिगार्डिंग ये 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चंस क्या हैं ये अभी हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन विद फीस ऑफ ₹5000। जब एप्लीकेशन की जाएगी सेक्शन 97 में तो ₹5000 की फीस भी देनी पड़ेगी। ₹5000 की फीस जो है ये CGST एक्ट में है। ठीक है, सेम ही ₹5000 की फीस आपके पास IGST एक्ट में भी आपके पास आ जाएगी। तो IGST एक्ट में 5000 प्लस 5000 ₹10,000 की फीस आएगी। ठीक है, मतलब CGST एक्ट की 5000 होगी प्लस SGST एक्ट की भी 5000, तो टोटल मिला के आपके पास ₹10,000 की फीस आएगी। नेक्स्ट सेक्शन 98 प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा डबल ए आर को? जब हम एप्लीकेशन देंगे तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए? सबसे पहले एप्लीकेशन देगा एप्लीकेंट किसको? जो एप्लीकेशन देगा डबल ए आर को देगा। अब डबल ए आर क्या करेगा? कंसर्न ऑफिसर को रेफर कर देगा जो एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद कंसर्न ऑफिसर क्या करेगा? या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को। लेकिन दो केसेस में वो कंपलसरी रिजेक्ट ही करेगा। कौन कौन से दो केसेस? सबसे पहली बात, जिस मैटर के अगेंस्ट आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब कहीं ना कहीं पे पेंडिंग है वो ऑलरेडी मैटर, या फिर ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। तो वो अगर ये जो दो मैटर है तो जो डबल ए आर है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा इन दो केसेस में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिजेक्शन। डबल ए आर क्या करेगा? अगर रिजेक्शन करेगा तो सबसे पहले ये जो केसेस है रिजेक्शन अगर करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी उसको यहाँ पर देनी होगी। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है किसी मैटर पर तो वो मैटर क्या है? रेफर कर दिया जाएगा किसको? ट्रिपल ए आर को रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ट्रिपल ए आर उस मैटर को डिसाइड करेगा फाइनली।
ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 90 डेज। अब जो डबल ए आर का जो रिक्वायरमेंट है ऑर्डर देने की, उसका 90 डेज की टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। जो ऑर्डर की कॉपी देगा वो कंसर्न ऑफिसर को देगा एंड द एप्लीकेंट, दो कॉपी देगा, एक तो कंसर्न ऑफिसर को एक कॉपी कंसर्न ऑफिसर को देगा और एक एप्लीकेंट को देगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 98 खत्म, प्रोसीजर। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एडवांस रूलिंग के लिए। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हुआ अभी तक का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें है ये हुआ कि एप्लीकेंट का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है या जो बंदा रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो भी है, तो दोनों है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन वाला, वो भी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर ट्रिपल ए आर के बाद ट्रिपल ए आर का भी कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा जैसे डबल ए आर का था, सेम वही बात लिखी हुई जो डबल ए आर में लिखी हुई थी। ठीक है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे स्टेट और यूटी वाले, वही सेंटर में भी वही काम करेंगे। ठीक, ओके। सेक्शन 99 भी आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 100, इसमें क्या होगा, अपील। मतलब डबल ए आर के अगेंस्ट अपील कहाँ पे की जाएगी, ट्रिपल ए आर को। ठीक है, ओके, अगेंस्ट ऑर्डर और डबल ए आर। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है या फिर एप्लीकेंट जो है वो भी अपील कर सकता है। अपील कब की जाएगी, विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द डबल ए आर। ठीक है, प्लस इसमें एक्सटेंशन भी है फर्दर 30 डेज की। ठीक, यहाँ पर जो फीस देनी होगी वो 10,000 देनी होगी। ये जो फीस है ये सीजीएसटी एक्ट में है, एक्ट की फीस है। ठीक है, सेम फीस आईजीएसटी एक्ट की होगी और आईजीएसटी एक्ट में पूरे 20,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ये सेक्शन भी हमारा खत्म होता है। सेक्शन 101, ऑर्डर। अब ऑर्डर दिया जाएगा किसके द्वारा, ट्रिपल ए आर के द्वारा। ठीक है, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा वो, और विद इन 90 डेज के अंदर अपना ये ऑर्डर पास करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं यहाँ पर भी, मतलब ट्रिपल ए आर के पास भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आई तो ये डिसाइड किया जाएगा कि भैया उस मैटर पर एडवांस रूलिंग दी ही नहीं जा सकती। डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, या फिर जो भी क्वेश्चन है वो। अगर डबल ए आर के पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी तो वो तो रेफर कर दिया था उसने ट्रिपल ए आर को, लेकिन ट्रिपल ए आर के पास भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है तो उस मैटर पर एडवांस रूलिंग डिसाइड ही नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। कॉपी ऑफ ऑर्डर। अभी जो ट्रिपल ए आर है ये किस किस को अपनी कॉपी देगा, एक तो डबल ए आर को देगा, एक जो एप्लीकेंट है उसको देगा, और जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्न ऑफिसर जो है उसको भी देगा। ठीक है, सेक्शन 102, रेक्टिफिकेशन। अगर ऑर्डर में कोई गलती हो जाती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, यस कर सकता है। कौन सी गलती, जो भी एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिपोर्ट्स। ठीक है, वो तो जो भी ऑर्डर इशू किया जाएगा या तो डबल ए आर के द्वारा या फिर ट्रिपल ए आर के द्वारा। ठीक है, कैन भी रेक्टिफाई किया जा सकता है विद इन 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब इसने ऑर्डर दिया या फिर इसने ऑर्डर दिया, जिसका भी ऑर्डर है वो विद इन 6 मंथ के अंदर उसको रेक्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन इसमें एक केस है कि प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। अगर रेक्टिफिकेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि जो टैक्स की लायबिलिटीज है वो बढ़ गई या फिर जो उसका आईटीसी है वो रिड्यूस हो गया एप्लीकेंट का, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पर मस्ट है देनी। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेक्शन 102। सेक्शन 103 बात करते हैं बाइंडिंग। अभी जो ऑर्डर जो दिया है, ऑर्डर देने के बाद ये किस किस के ऊपर बाइंडिंग होगा। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन की उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। सेकंड, ये डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग हो। डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी कंसर्न ऑफिसर है, जो भी जुरिडिक्शनल ऑफिसर है। ठीक है, तीसरी बात इसमें आता है इफ चेंज इन लॉ, बाइंडिंग नहीं होगा अगर जो लॉ में चेंज हो जाए या फिर फैक्ट में चेंज हो जाए या फिर सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाए तो बाइंडिंग नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन केसेस में ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब अगर जो लॉ में चेंज हो गया, फैक्ट या सर्कमस्टांसेस जिनके बेस पर ओरिजिनल ऑर्डर दिया था, अगर उनमें कोई भी चेंज हो जाता है तो ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ओके। वॉइड एब इनिशियो, अगर हमने ऑब्टेन किया, मतलब ये जो ऑर्डर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी अगर हमने जो दी है, अगर हमने बाय फ्रॉड या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब कोई भी मटेरियल फैक्ट अगर हमने छुपाया या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया, तो जो भी ऑर्डर किया वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा कि भैया कोई ऑर्डर हमने दिया ही नहीं स्टार्टिंग से। इसके बाद के 2 सेक्शन और है, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्या है बेसिकली 105 बोलता है कोर्ट टाइप का पावर है इनके पास, एडवांस रूलिंग के पास, और 196 बोलता है कि ये खुद के रेगुलेशंस ला सकता है। ठीक है, इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इसमें क्या है कि कौन कौन से 7 मैटर्स पर या 7 क्वेश्चंस पर
रूलिंग हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम रूलिंग ले सकते हैं कि लायबिलिटी टू पे टैक्स, कि क्या जो एप्लीकेंट है, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या उस पर टैक्स पे करने की क्या लायबिलिटी है, क्या उसको जीएसटी पे करना है या नहीं करना, ऑन गुड्स और सर्विस या फिर बोथ पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट, के द्वारा जो भी कोई चीज करी जा रही है, क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, इन विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ, अमाउंट टू रिजल्ट इन सप्लाई और सर्विस और बोथ विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म्स। ठीक है। थर्ड, डेटर्मिनेशन ऑफ टाइम क्या होगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा ये। फिर क्लासिफिकेशंस क्या होगी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब किस साइड में क्लासीफाई की जाएगी वो। फोर्थ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, क्या कोई भी नोटिफिकेशन इशूड की गई है, मतलब कोई भी एग्जाम्शन की नोटिफिकेशन क्या कोई इशू की गई है इस एक्ट में, इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं उस पर कोई भी एग्जाम्शन है। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ द टैक्स और डीम्ड टू हैव बीन पेड, मतलब जो उसने टैक्स पेड किया है या फिर जो वो पे करेगा, क्या उस पर आईटीसी वो ले सकता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। यही टोटल मिला के 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन कर सकता है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कवर्ड नहीं है। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या इसके अंदर कवर्ड है या नहीं है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है या डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से केसेस के अंदर कवर्ड होंगे या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो थ्योरी में तो खाली इतना ही है इसके अंदर। एक बार समराइज कर लेते हैं कि इसमें मेन चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो यही है कि एप्लीकेंट कौन होगा, मतलब एप्लीकेंट की डेफिनेशन रजिस्टर्ड पर्सन होगा और जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है कि 7 क्वेश्चन बताओ कौन कौन से 7 मैटर पर वो एप्लीकेशन ले सकता है दूसरा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एप्लीकेशन की फीस आ सकता है एमसीक्यूज में, आ सकता है कि सीरियस टेक में याद रखना 5000 इसमें है और ट्रिपल AR में 10,000 है। आईजीएसटी में पूरा डबल कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, प्रोसीजर बताओ कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपील भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ऑर्डर दिया जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात अगर हम करें, अगर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डबल AR में, तो वो तो मैटर रेफर कर दिया जाएगा ट्रिपल AR को। लेकिन अगर ट्रिपल AR के पास भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है तो उस मैटर पर एडवांस रूलिंग इशू ही नहीं की जाएगी। ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन वाला ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि रेक्टिफिकेशन क्या कर सकता है, यस कर सकता है विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी जाएगी अगर टैक्स इनहेंस होता है, लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, जो एप्लीकेंट होगा उसी के ऊपर बाइंडिंग होगा या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन लो सर्कमस्टांसेस या फैक्ट्स में चेंज हो जाता है तो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। बस केवल यही इसके अंदर इम्पोर्टेंस पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन वाला पार्ट हम जो है, क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।